कृपया अपनी वार्ता को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद शिवेन जी। सभा में उपस्थित सभा के अध्यक्ष आदरणीय मैडम कनक द्विवेदी जी, उपस्थित प्रोफेसर भुवनेश शर्मा जी, विवेक मिश्रा जी, प्रोफेसर महिमा गुप्ता जी, हमारे शुभचिंतक डॉक्टर राजीव वर्मा जी, अन्य साथियों, मैं शुरू करना चाहूँगा कि हम उस परंपरा से आते हैं एक दोहे के माध्यम से। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। कबीरा हरि के रूपते गुरु के सरने जाए, कह कबीर गुरु रूपते हरि नहीं होत सहाय। तो हम उस परंपरा से आते हैं जिस परंपरा में गुरु की महत्ता हमारे आराध्य से ऊपर होती है, हमारे भगवान से ऊपर होती है। अगर हम भारतीय भक्ति परंपरा की बात करें तो जिसे लोक जागरण काल भी कहा जाता है, वहाँ पे भी गुरु की महिमा का गायन किया गया है। द्रोण से लेके एकलव्य तक की जो परंपरा है, उसके आगे चाणक्य चंद्रगुप्त की जो परंपरा है, और आज के समय में जो गुरु का गुरुतर दायित्व है वह और जटिल और विशिष्ट हो गया है। हमारा टॉपिक है नई पीढ़ी के नव निर्माण में शिक्षकों की भूमिका। जब हमारे समक्ष एक ऐसी पीढ़ी हो जो पीढ़ी तकनीकी को सब कुछ मान ले और उसे लगे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे जीवन जिया जा सकता है, और आज के समय में बहुत कुछ संकट भी है जो दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी आपके गुरु की दायित्व जो है और गुरु का जो समाज के निर्माण में जो भूमिका है वह और कठिन हो जाती है और महत्वपूर्ण भी होती है। तो पहली चीज़ तो हमें ये करना होगा कि नई पीढ़ी जिस तरह से जनरेशन बदल रही है, और आज की जनरेशन जेन ज़ी जनरेशन कही जा रही है, तो जिस तरह से हमारी पीढ़ी बदल रही है, तो पीढ़ियों के बदलने के साथ साथ हम शिक्षकों को भी बदलना होगा, पहली चीज़। और हमें इस जनरेशन के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। उनके विचार, उनके चिंतन से आगे जाकर हमें सोचना होगा कि उनको कैसे हम दिशा दे सकते। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जो आज शिक्षकों की प्रासंगिकता है उसको प्रमाणित करने के लिए हमें इस पीढ़ी के लिए अपने टूल्स तैयार करने होंगे। पीढ़ी के लिए वो प्राचीन से वैदिक परंपरा से चीज़ें लानी होंगी जो चीज़ें ना हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास होंगी और ना ही सामान्यतः गूगल या जिस दुनिया को बच्चे आज के सब कुछ मान चुके हैं वहाँ होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है हमारे देखने में, हमारी दृष्टि में, वो है कि आज की जो पीढ़ी है उसका संपर्क पुस्तकों से बहुत दूर हो गया है। पुस्तकों, विद्यार्थी, शिक्षक और पुस्तकों का नाता बहुत पुराना है। ज्ञान परंपरा को सजोने की परंपरा से पहले ग्रंथों की परंपरा शुरू हुई। ग्रंथ मूलतः शब्द बांधने से है, और पहले भोजपत्र पे जो चीज़ें लिखी जाती थी ज्ञान परंपरा की, उन्हें बांधकर संरक्षित किया जाता था। तो उन चीज़ों को बांधकर जब ये लगने लगा कि श्रुत परंपरा में जो भी ज्ञान की चीज़ें हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचाई जा सकती हैं, तो यहाँ पुस्तकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई। और फिर ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, और लिपिबद्ध करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ज्ञान को हूबहू पहुंचाने की परंपरा शुरू हुई। आज फिर हम उसी श्रुत परंपरा की ओर, या ये कहें डिजिटल लर्निंग की ओर जा रहे हैं,
जिसमें लिपिबद्ध चीज़ें नहीं हो रही हैं। और तकनीकी है, तकनीकी में कभी भी किसी भी तरह की व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसे व्यवधान के समय में जो हमारा पूरा नॉलेज सिस्टम है, जो हमारी पूरी प्राचीन वैदिक परंपरा से, ज्ञान परंपरा से जो शिक्षा की व्यवस्था चली आ रही है, वो हम ख़त्म हो जाएगी या उसके अस्तित्व पे संकट होगा। एटलीस्ट हमारे पास पुस्तकें होंगी तो हम जो है उस परंपरा को संजो देंगे। कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आएँ, पुस्तकों को संजो के रखना चाहिए, और वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की मार्गदर्शक होगी। यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे चीन के 2 यात्रियों का, फायान और वेनसांग। इन दोनों यात्रियों ने भारत से खच्चरों पर किताबें लाद लाद कर चीन ले गए, और बड़े ही दुर्गम पहाड़ी रास्तों से ये किताबों को ले गए, क्योंकि इनको पता था कि जो ज्ञान, जो कम्बिनेशन, जो ज्ञान की सिस्टम है, जो चीज़ें हूबहू ज्ञान की किताबों में हैं, उसे अगली पीढ़ी तक या उसे संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है। और किसी भी श्रुत परंपरा में या किसी भी डिजिटल लर्निंग में ज्ञान को हूबहू ट्रांसफॉर्म नहीं किया जा सकता है जिस तरह से। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण हमारी तो भाई और लोग सुनाई दे रहे होगी।